जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2 प्रलय मिसाइल के सफल टेस्ट के साथ समाप्त हुआ 2025। राजस्थान पुलिस ने 150 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव के साथ पकड़े 2 लोग। नेक्स्ट जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण कार्य हुआ शुरू। बांग्लादेश में भारतीय विदेश मंत्री की विजिट को लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा। और चीन में क्वाड नेशंस के इन्वॉइस ने कंडक्ट करी एक बहुत ही रेयर मीटिंग। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से आने वाले 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2026 का साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, नए अवसर और समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। आज है 2025 का आखिरी दिन और ये दिन आराम से भी जा सकता था, लेकिन हमारे DRDO की मस्ती देखिए कि उन्होंने सोचा कि 2025 में इतना धूम धमाका हुआ ही है, तो फिर इस 2025 के आखिरी दिन को भी खाली क्यों छोड़ा जाए। तो इसी बात पर आज DRDO ने 31 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा कोस्ट से एक नहीं बल्कि दो प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च कंडक्ट किया है। और आज के इस टेस्ट में जो प्रलय मिसाइल है वो साल्वो मोड में लॉन्च की गई थी, यानी कि एक के बाद एक मिसाइल तुरंत लॉन्च की गई। ये जो टेस्ट है ये यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स के हिस्से के तौर पर कंडक्ट किया गया था और दोनों ही मिसाइल्स ने अपने फ्लाइट ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इन्होंने उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया जिसकी उम्मीद की गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि प्रलय भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एक सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि इस मिसाइल को बेहद ही ज़्यादा सटीक बनाता है। और जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये मिसाइल निश्चित रूप से अपने नाम की तरह ही दुश्मन के क्षेत्र में प्रलय लाने में सक्षम है। इस मिसाइल की बहुत सारी खास बातें, जैसे कि अलग अलग टारगेट्स के खिलाफ मल्टीपल टाइप्स के वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। किसी ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत जो प्रलय मिसाइल है वो क्वासी बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ को फॉलो करती है, यानी कि अपनी उड़ान के बीच में मनूवर भी कर सकती है, जिस वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसको इंटरसेप्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल है। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम चाइनीज HQ-9 जैसे हों तो फिर तो भूल ही जाइए कि वो इस मिसाइल को देख भी पाएगा। इसकी जो मारक क्षमता है वो 500 किलोमीटर्स तक है और ये बिहाइंड द एनिमी लाइंस टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए बेहद ही कमाल का वेपन है। और अगर दुश्मन के कमांड सेंटर्स, उनके एयरफील्ड, उनके रडार्स, उनके लॉजिस्टिक हब अगर इनको उड़ाना है तो ये मिसाइल ये काम बखूबी कर सकती है। और इसकी क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी कुछ ही मिनटों के अंदर इसको लॉन्च के लिए तैयार कर देती है। और इसी मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को विकसित करने पर भी काम चल रहा है, जिसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सके। और बाकी आज जो इस मिसाइल को साल्वो मोड में लॉन्च किया गया है तो ये टेस्ट इसकी रिलायबिलिटी को भी स्टैब्लिश करता है। और इस लॉन्च को देखने के बाद निकम्मे पड़ोसियों के लिए बस एक ही संदेश है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं घबराएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ये मिसाइल आपकी तरफ आएगी तो समझ लिए गड्ढा करके ही जाएगी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक आज बुधवार को राजस्थान में टोंक पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम यानी कि DST ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी कार से 150 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव्स सीज किए गए। एक्सप्लोजिव्स के साथ जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए उनकी पहचान हुई है सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची के तौर पर, और ये दोनों राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम यानी कि DST ने एक टिप के आधार पर इनकी कार को इंटरसेप्ट किया था और सीज की गई उस कार से 150 किलोग्राम के अमोनियम नाइट्रेट को रिकवर किया गया, जिसे यूरिया फर्टिलाइजर्स के बोरियों में छिपाकर रखा गया था। और जो आरोपी हैं वो इस एक्सप्लोजिव मटेरियल को बूंदी से टोंक टाउन की तरफ सप्लाई कर रहे थे। और पुलिस के मुताबिक ये जो आरोपी हैं ये एक्सप्लोजिव्स और अन्य मटेरियल के पूरे कंसाइनमेंट को ही ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जिसमें 200 कार्ट्रिजेस और सेफ्टी फ्यूज वायर के 6 बंडल्स को भी सीज किया गया है। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि इस एक्सप्लोजिव मटेरियल का वो क्या करने वाले थे और इसके लिए फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये पता लगा जा रहा है कि इस कंसाइनमेंट में से इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल किए जाने के लिए ले जाया जा रहा था या फिर नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद अब चीन की तरफ से भी क्लेम किया गया है कि मई के महीने में जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई थी तो उसको कम करने के लिए चीन ने मध्यस्थता करी थी। और इस मामले पर चीन के विदेश मंत्री ये क्लेम करते हुए दिखे कि इस वर्ष चीन ने मध्यस्थता करके जिन इश्यूज को सॉल्व कराया था तो उस लिस्ट में उन्होंने भारत और पाकिस्तान की टेंशन को भी शामिल किया है। हालांकि निश्चित रूप से चीन का यह दावा अजीबोगरीब है, क्योंकि इस तरह का दावा वो पहली बार कर रहे हैं। और वैसे भी मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था तो उसमें चीन क्या अमेरिका की भी कोई भूमिका नहीं थी, और भारत ये बात कई बार स्पष्ट कर चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट करने में चीन की भूमिका पूरी बनी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को रियल टाइम सर्विलियंस इनपुट्स प्रोवाइड करने से लेकर अपने चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट देना, इस तरह का सपोर्ट शामिल था।
बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट तो कई बार ये दावे कर चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराया था, और अब चीन भी ये दावा कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह ही अब चीन भी नोबेल पीस प्राइज चाह रहा है, और इनके दावे के पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद सच ही बोल रहे हैं, लेकिन ये जो सच है ये पूरा नहीं है और इसे कुछ अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में जब भारत ने एक्शन लिया था तो उसमें पाकिस्तान से ज़्यादा तो चीन और अमेरिका की रेपुटेशन खराब हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों के ही मिलिट्री इक्विपमेंट पर निर्भर है। चाइनीज इक्विपमेंट तो जितनी बुरी तरह से पिटे थे उसका रिकॉर्ड तो हर किसी को पता ही है, और उसके साथ साथ कोलैटरल डैमेज के तौर पर जो यूएस ओरिजिन के वेपन्स, विशेष रूप से F-16, तो वो जो राख हुए थे, तो उन सबकी ऐसी दुर्दशा देखने के बाद इन दोनों ही कंट्रीज ने पाकिस्तान को ही कहा होगा कि भारत से सीज फायर के लिए बात कर ले, क्योंकि अगर ये मामला 2-3 दिन और चला तो एक था पाकिस्तान तय है। पर इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान ने अपने एक मालिक यानी कि अमेरिका को बार बार क्रेडिट दिया है इस मई वाले कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के लिए, लेकिन उसने अपने दूसरे मालिक चीन को अभी तक कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन फिर भी चीन क्लेम कर रहा है कि उसने इस इशू को सॉल्व कराया, और शायद अपने दोनों ही मालिकों की बात मानने के बाद फिर 10 मई को पाकिस्तान की DGMO ने अपने भारतीय काउंटर पार्ट को कॉल किया था और मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की रिक्वेस्ट करी थी, और तब जाकर 12 मई को दोनों देशों के DGMOs के बीच औपचारिक रूप से बातचीत हुई और फिर मिलिट्री ऑपरेशंस को टेम्परेरी सीज करने का निर्णय लिया गया। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी ढाका पहुंचे हैं, और इस फ्यूनरल में भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। और ऑब्वियसली सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही रूम में थे तो उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हुआ, जो कि नॉर्मल बात है। तो यहीं से एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आप भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हैंडशेक करते हुए देख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि इस तस्वीर को लेकर जो हमारा निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो वो अपने फुल टू प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है, और पाकिस्तानी अकाउंट्स के माध्यम से कुछ ऐसी पोस्ट की जा रही है कि कैसे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। पहले फरवरी 2019 में जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमने भारत के फ्लाइट गिरा दिए, उनका पायलट कस्टडी में ले लिया। तब फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री ने 2019 में मुलाकात करी थी, और अब मई 2025 में जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमने भारत के 7 जेट गिरा दिए। तो अब देखिए कैसे भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो कि उनके नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उनसे मिले। मतलब जो पाकिस्तानी हैं वो भारत का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस लेवल तक डेस्परेट हो रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी जाहिल लोग इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं और इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनको इनके मालिकों ने ये बात नहीं बताई है कि भारत के विदेश मंत्री की तस्वीर पाकिस्तान के जिस नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ सामने आई है, अयाज सादिक, तो ये वही हैं जो कि 2019 में पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के ही विदेश मंत्री को मॉक करते हुए दिखे थे, और जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि फरवरी 2019 में जब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमारा पायलट पाकिस्तान की कस्टडी में था, तब भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर हमारे पायलट को नहीं रिलीज़ किया तो हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। और जब भारत ने वार्निंग दी तब उस मीटिंग में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पैर काँप रहे थे, पसीने माथे पर थे, और उन्होंने कहा कि अब इस पायलट को जाने दो क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। और केवल वार्निंग से ही इनकी टांगें कांपने लग गई थी। और इस वाली बात को तो जो हमारे पाकिस्तान की जाहिल जनता है वो झुठला भी नहीं सकती है, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड ही है, और वो वाली जो क्लिप है हम उसको इसमें भी प्ले कर देंगे। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। बाकी अब आगे और क्या ही कहें, बस यही कहेंगे कि हाँ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट जरूर करती है, और अगर पाकिस्तान की हरकतें नहीं सुधरी तो फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी। मंगलवार को चीन में क्वाड नेशंस यानी कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के इनवॉइस ने एक बहुत ही रेयर मीटिंग कंडक्ट करी थी, और ये जो मीटिंग है ये बीजिंग में यूएस एम्बेसी में कंडक्ट की गई थी। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस मीटिंग को लेकर भारतीय एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसी कमेंट देखने को नहीं मिली है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल SSLV की तीसरी स्टेज के इम्प्रूव्ड वर्जन के स्टैटिक टेस्ट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है, और ये टेस्ट कल मंगलवार को कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम ATVP के तहत S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स की पहली यूनिट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, और इसके तहत जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बन रही हैं तो वो अरिहंत क्लास वाली सबमरीन्स की तुलना में साइज में डबल होंगी, और ये अपने साथ 16 K6 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगी।
और बता दें कि जो K6 है वो एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अंडर डेवलपमेंट है और इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक रहेगी। और अभी एक अपडेट सामने आया है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति खालिदा जिया को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कल सुबह बांग्लादेश हाई कमीशन को विजिट करेंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही जसगीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक सावंत संदीप रघुनाथ और राइफलमैन अर्जुन थापा मगर वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1999 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान लांस नायक कुलबीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2010 में 12 असम राइफल्स के राइफलमैन प्रमोद चंद्र नायक, राइफलमैन PC लालरिन माविया और 2006 में 16 असम राइफल्स के राइफलमैन रुपिन छेत्री, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 2025 में भारत ने कितनी मिसाइल्स टेस्ट करी हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।